हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका इस चैनल पर स्वागत है। अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे भी बोलें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ वीडियो को शेयर करेंगे, हम उतना ही अधिक मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए अच्छा वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद के विकास का कारण नहीं है। तो सकारात्मक उदारवाद के विकास का कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो वयस्क मताधिकार, ये तो कारण है, ये है। समाजवादी क्रांति का भय, ये भी सही है। मजदूर वर्ग का संगठित होना, ये भी सही है। ज्ञानोदय, यही कारण नहीं है। तो सकारात्मक उदारवाद के विकास का कारण नहीं है ज्ञानोदय, बाकी तीनों कारण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आनुभविक उदारवादी विचारक के रूप में प्रसिद्ध नाम, ये प्रसिद्ध नाम है शुम्पेटर जी अनुभववादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। शुम्पेटर जी अनुभविक उदारवादी विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं शुम्पेटर जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आज उदारवाद सर्वाधिक बल देता है। आज उदारवाद सर्वाधिक बल देता है, तो आपको ये देखना है किस पर बल देता है। तो आज उदारवाद सर्वाधिक बल न्याय पर देता है, न्याय पर बल देता है आज का उदारवाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत में उदारवादी दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में उदारवादी दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हैं महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे भारत में उदारवादी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नव उदारवादी विचारकों में गणना की जाती है। नव उदारवादी विचारकों में गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 48 देखिए। तो नव उदारवादी विचारकों में गणना किसकी की जाती है? जॉन राल्स की जाती है। नव उदारवादी विचारकों में गणना की होती है जॉन राल्स की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आधुनिक युग का प्रसिद्ध उदारवादी आर्थिक चिंतक कौन है? आधुनिक युग का प्रसिद्ध उदारवादी आर्थिक चिंतक कौन है? तो आप एडम स्मिथ पे नहीं जाइएगा, ये हैं कीन्स महोदय। कीन्स ऑप्शन सही होगा। आधुनिक युग का प्रसिद्ध उदारवादी आर्थिक चिंतक कीन्स है, कीन्स महोदय। एडम स्मिथ पे बिल्कुल नहीं जाना है, एडम स्मिथ नहीं सही है। आधुनिक उदारवाद का प्रसिद्ध उदारवादी आर्थिक चिंतक कीन्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सकारात्मक उदारवाद कैसे बना? सकारात्मक उदारवाद के बारे में आपको बताना है। क्या है, कैसे बना सकारात्मक उदारवाद? तो आप प्रश्न के चारों विकल्पों को देखेंगे। समाजवादी राज्यों का दर्शन बना, समाजवादी राज्यों का दर्शन बना, कल्याणकारी राज्यों का दर्शन बना, विकासशील देशों का दर्शन बना, पूर्वी यूरोपीय राज्यों का दर्शन बना। तो सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्यों का दर्शन बना, विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि व्यक्ति तथा दोनों
व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे, व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है, गलत। समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी गलत। व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, यही ऑप्शन सही लग रहा है। कभी व्यक्ति तथा कभी किसी अन्य समय समाज अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। तो सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से नहीं मिलता है? ऑप्शन पे ध्यान देना। उदारवाद व्यक्तिवाद से संबंधित है, बहुलवाद व्यक्तिवाद से संबंधित है, व्यक्तिवाद है, ये है व्यक्तिवाद। तो इन तीनों से अलग है समाजवाद, यही आपका उत्तर होगा। बहुलवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद एक समान है। इसमें पूछा जा रहा है चौथा कौन सा है जो अलग है, वो है समाजवाद, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 19वीं शताब्दी के उदारवाद ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया था? 19वीं शताब्दी के उदारवाद ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया था? तो आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी संपत्ति पर राज का नियंत्रण, फिर आगे संपत्ति पर सीमित अधिकार, फिर आइए संपत्ति पर पूरा अधिकार, फिर संपत्ति पर न्यायिक वितरण। अब क्या संपत्ति पर राज का नियंत्रण होना चाहिए? नहीं भाई, पूरी संपत्ति पे राज का नियंत्रण तो ये तो गलत बात है। संपत्ति पर सीमित अधिकार, ये भी गलत है। संपत्ति पर पूरा अधिकार, ये भी हम नहीं माना जा सकता, हम नहीं मान सकते हैं। तो संपत्ति पर न्यायिक वितरण, संपत्ति पर न्यायिक वितरण होना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन द सही है। 19वीं शताब्दी के उदारवाद ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया? संपत्ति पर न्यायिक वितरण का पक्ष लिया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, उदारवाद का भाई मौलिक सिद्धांत है वैयक्तिक स्वतंत्रता, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत स्वतंत्रता है। उदारवाद स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। उदारवाद आज का निम्नांकित में से किस पर जोर देता है? उदारवाद आजकल निम्नांकित में से किस पर जोर देता है? तो उदारवाद समूह पर जोर देता है, व्यक्ति राज दल पर नहीं, समूह पर जोर देता है। उदारवाद आजकल निम्नांकित में से किस पर जोर देता है? समूह पर जोर देता है। आपका ऑप्शन बा सही होगा, समूह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आधुनिक उदारवाद निम्नांकित का मिश्रण माना जाता है। आधुनिक उदारवाद निम्नांकित का मिश्रण माना जाता है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद। नहीं भाई, गलत है। व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद। हाँ, व्यक्तिवाद भी सही है, लोकतंत्र भी सही है, समाजवाद भी सही, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बहुलवाद, समाजवाद, साम्यवाद गलत। समाजवाद, बहुलवाद, पूंजीवाद ये भी गलत। तो आपका उत्तर आधुनिक उदारवाद निम्नांकित का मिश्रण माना जाता है। ये मिश्रण व्यक्तिवाद, लोकतंत्र तथा समाजवाद का मिश्रण आधुनिक उदारवाद माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करता है, किस में विश्वास करता है आपको ये बताना है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करने वाला जो सिद्धांत है वो उदारवाद है, उदारवाद।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास उदारवादी करते हैं, उदारवाद करता है। आपका ऑप्शन द सही होगा, उदारवाद। चलिए अगला प्रश्न आ जाए, कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है? कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये इनका प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवादी आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। तो प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन आ सही होगा, व्यक्ति स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी के उदारवादी लोकतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे कि इनको भय था इसमें भूस्वामी अभिजात वर्ग की शक्ति की जड़ें खोदने की प्रवृत्ति। ये ऑप्शन सही है बाकी पे ध्यान नहीं देना है। 19वीं शताब्दी के उदारवादी लोकतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे कि इसमें भूस्वामी अभिजात वर्ग की शक्ति की जड़ें खोदने की प्रवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, उदारवाद का सार है। उदारवाद का सार है, इसको हम अधिकतर क्वेश्चनों में इसी से इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर हमें आपको ये बता देना है कि इस अध्याय से कैसा भी क्वेश्चन आए आपकी नज़रों से बचने न पावे। तो उदारवाद का सार है स्वतंत्रता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक उदारवादी उस समाज कल्याणकारी राज्य की स्थिति के समर्थन में लगे हुए हैं जिसका प्रवर्तन 1942 में निम्नांकित ने किया था। प्रश्न देखना, आधुनिक उदारवादी उस समाज कल्याणकारी राज्य की स्थिति के समर्थन में लगे हुए हैं जिसका प्रवर्तन 1942 में निम्नांकित ने किया था। तो ये कल्याणकारी राज्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेवरेज। आपका उत्तर बा सही होगा। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर बा सही होगा। लॉर्ड विलियम बेवरेज ने कल्याणकारी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जबकि पहले के राज्यों की विशिष्टता पुलिस क्रिया होती थी, जबकि पहले के राज्यों की विशिष्टता पुलिस क्रिया होती थी, आधुनिक राज्य की विशिष्टता प्रशासक होना है। चलिए भाई, ये कथन किसी विद्वान ने कहा है, वो आपको पता लगाना है किस विद्वान ने इस कथन को कहा है। तो जब कथन को देखें, जबकि पहले के राज्यों की विशिष्टता पुलिस क्रिया होती थी, आधुनिक राज्य की विशिष्टता प्रशासक होना है। ये कथन लास्की महोदय का है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 64 पे। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, राज्य का बीमा उतना अनिवार्य होता है जितना राज्य का डाकघर या राज्य की पुलिस शक्ति। ये कथन किसका है? राज्य का बीमा उतना अनिवार्य होता है जितना राज्य का डाकघर या राज्य की पुलिस। देखिए हम इस सेशन में आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन ले आए हैं। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका भी लाभ मिले और आपके दोस्तों को भी इसका भी लाभ मिले। हम आपके लाइक से शेयर से मोटिवेट होकर ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सेशन डालते रहेंगे, ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे जो परीक्षा हाल में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो प्रश्न पे आ जाइए, राज्य का बीमा उतना ही अनिवार्य होता है जितना राज्य का डाकघर या राज्य की पुलिस शक्ति। यह कथन लास्की महोदय का है। लास्की महोदय ने ही इस कथन को कहा है। संशोधनवादी उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं।
संशोधनवादी उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। शुम्पेटर माने जाते हैं क्या? जॉन रॉल्स माने जाते हैं? चैपमैन माने जाते हैं? या उपयुक्त सभी माने जाते हैं? तो हम आपको बताते हैं संशोधन उदारवाद के समर्थक सभी माने जाते हैं। आपका ऑप्शन द सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बात निश्चित है कि चाहे पुराना उदारवाद हो या नया, इसका आधार तत्व पूछ रहा है। आधार तत्व क्या है ये आपसे पूछ रहा है। एक बात निश्चित है कि चाहे पुराना उदारवाद हो या नया, इसका आधार तत्व, तो इसका आधार तत्व है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से ही संबंधित है व्यक्तिवाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सभी उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख कहता है? अब भैया देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख, ये उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठने वाले मूर्ख कहने वाले थे लेनिन महोदय। लेनिन महोदय। ये तीनों विद्वान तो कहीं न कहीं उदारवाद से संबंधित है। लास्की भी संबंधित हैं, ग्रीन भी संबंधित है, लाक भी। पर लेनिन ने कहा था उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में उदारवाद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। भारत में उदारवाद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारत में उदारवाद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। ये आपको मिलान करना है, पुस्तकों के नाम हैं और देखना है कि किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो सूची 1 में विद्वान के नाम है, सूची 2 में पुस्तकें हैं, इनको लिखने वाले कौन थे ये आपको देखना है। पुस्तक उनके लिखने वाले विद्वान। तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 69 में पुस्तकों उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। ये आपको देखना है कि इसमें कौन सा कोड के द्वारा उत्तर देना है। एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस के बारे में देखेंगे तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? एल.टी. हॉबहाउस लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। एल.टी. हॉबहाउस लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की देखिए भाई, द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, इन्होंने ये पुस्तक लिखी द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म। सी.बी. मैकफर्सन ने डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी है। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक सी.बी. मैकफर्सन जी हैं। जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं एल.टी. हॉबहाउस लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। हेराल्ड लास्की द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म के लेखक हैं। सी.बी. मैकफर्सन डेमोक्रेटिक पुस्तक के लेखक हैं। ऑन लिबर्टी के लेखक जे.एस. मिल हैं। तो आपका उत्तर देखेंगे, विकल्प पे ध्यान देंगे तो ए में 2। चलिए आगे आइए। ए में 2 सही था, बी में 3 सही था, बी में 3 भी। ये देखिए आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन आई सही है। ए में 2, बी में 3। सी.बी. मैकफर्सन ने डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखा है, सी में 1 और जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा है। आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उदारवाद का प्रतिमान निम्नांकित में से किस क्रांति को न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया? प्रश्न नंबर
70 पे ध्यान देंगे तो उदारवाद का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस क्रांति को न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया था? ये ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, जो क्रांति 1688 में लाक के दर्शन के फलस्वरूप हुई है। लाक के दर्शन के फलस्वरूप हुई है। लाक के दर्शन के फलस्वरूप ये क्रांति हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद के सर्वोत्तम व्याख्याता के रूप में किसे माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद के से पूछा जा रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद के सर्वोत्तम व्याख्याता के रूप में किसे माना जाता है? तो माना जाता है वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन को। आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उदारवाद का सिद्धांत नहीं है। उदारवाद का सिद्धांत नहीं है वैधानिक शासन। देखिए इसमें पूछा जा रहा है उदारवाद का सिद्धांत नहीं है तो वैधानिक शासन तो भाई है। हस्तक्षेप नीति ये भी है। व्यक्तिवाद ये भी है। राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, ये ही गलत है, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन द ही उत्तर होगा। उदारवाद का सिद्धांत नहीं है, राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। लेसेज फेयर सिद्धांत के समर्थक विद्वान। लेसेज फेयर मतलब आहस्तक्षेप सिद्धांत के समर्थक विद्वान को पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है तो आहस्तक्षेप लेसेज फेयर सिद्धांत के समर्थक विद्वान आपसे पूछा जा रहा, तो आप देखेंगे कि एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा माल्थस लेसेज फेयर सिद्धांत के समर्थक हैं। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सकारात्मक उदारवाद का दर्शन निम्नांकित के विचारों में दिखलाई पड़ता है। सकारात्मक उदारवाद का दर्शन निम्नांकित के विचारों में दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे। क्या रिकार्डो, माल्थस तथा एडम स्मिथ के विचारों में दिखाई देता है, या हाबाउस, लास्की तथा कीन्स के विचारों में दिखाई देता है, या हीगल, ग्रीन तथा बोसांके के विचारों में दिखाई देता है, लाक, बेंथम तथा जे.एस. मिल के विचारों में दिखाई देता है? तो सकारात्मक उदारवाद का दर्शन निम्नांकित के विचारों में दिखलाई पड़ता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में एल्टी हाबाउस, लास्की तथा कीन्स हैं। यही आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। हाबाउस, लास्की तथा कीन्स के विचारों में सकारात्मक उदारवाद दिखाई पड़ता है। आपका प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन सही होगा, उत्तर सही होगा ऑप्शन बा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सकारात्मक उदारवाद से संबंधित नहीं हैं। अब पूछा जा रहा है सकारात्मक उदारवाद से कौन से विद्वान संबंधित नहीं हैं। तो सकारात्मक उदारवाद से ग्रीन, हॉब्सन इसमें हैं, हाफहाउस भी हैं, इसमें वार्कर भी हैं। देखिए आम में देखिए तो इसमें हाफहाउस दिया गया है, ये हैं। पूछा जा रहा कौन नहीं है, इसमें लास्की दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कौन संबंधित नहीं है, इसमें कीन्स दिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा। सकारात्मक उदारवाद से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन द लाक, रिकार्डो तथा एडम स्मिथ। आपका 75वें प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर द लाक, रिकार्डो, एडम स्मिथ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जो दर्शन राज का प्रबल विरोधी है, वो दर्शन कौन सा है? जो दर्शन राज का प्रबल विरोधी है उस दर्शन का नाम है अराजकतावाद। वह दर्शन जो राज का प्रबल
विरोधी है वह दर्शन है अराजकतावाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अराजकतावाद का लक्षण है। अराजकतावाद राज्य का विरोध करता है, निजी संपत्ति का विरोध करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, यानी कि उपयुक्त दास ही सही है। उपयुक्त सभी अराजकतावाद का लक्षण ये उपयुक्त तीनों करते हैं, तीनों लक्षण हैं। तो आपका ऑप्शन द सही होगा। उपयुक्त सभी अराजकतावाद का लक्षण है, राज्य का विरोध है, पूंजीवाद का विरोध है, निजी संपत्ति का विरोध है। तो आपका ऑप्शन सही होगा द उपयुक्त सभी। निम्न में अराजकतावाद का लक्षण नहीं है। अब पूछा जा रहा कौन सा लक्षण नहीं है, तो अराजकतावाद का लक्षण नहीं है तो धर्म का विरोध ये लक्षण है, केंद्रीकरण का विरोध ये भी लक्षण है, निजी संपत्ति का विरोध ये भी लक्षण है, पर राज साध्य नहीं, राज साध नहीं, राज साधन है, यही लक्षण नहीं है, राज साधन है। साधना होकर अराजकतावादी राज को साधन मानते हैं। तो आपका 78वें प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सा। राज साध्य है ये गलत है, इनकी निगाह में ये मानते हैं राज साधन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास करना मूर्खता तथा कायरता है। ईश्वर ढोंग एवं झूठ है, ये कथन किसका है? फिर से प्रश्न देखें, ध्यान से पढ़ें। ईश्वर में विश्वास करना मूर्खता तथा कायरता है। ईश्वर ढोंग एवं झूठ है, ये कथन किसका है? तो हम आपको बताते हैं, ये कथन प्रोंधो ने कहा था। प्रोंधो महोदय ने ये कथन कहा था। आपका ऑप्शन बा सही होगा, प्रोंधो। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से अराजकतावादी विचारक कौन हैं? अराजकतावादी विचारक पूछा जा रहा है, तो माइकल वाकुनिन, प्रोंधो आज ये सब अराजकतावादी विचारक हैं। तो प्रोंधो इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन माइकल बाकुनिन, ये अराजकतावादी विचारक थे। प्रोंधो भी अराजकतावादी विचारक था, माइकल बाकुनिन भी अराजकतावादी विचारक हैं। तो 80 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा माइकल बाकुनिन, अराजकतावादी विचारक हैं माइकल बाकुनिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। राज का विरोध करने वाला विचारक, और राज्य का विरोध करने वाला विचारक अभी हमने पहले ही ऊपर ही बताया हूं प्रश्न में कि माइकल बाकुनिन अराजकतावादी विचारक थे, ये राज का विरोध करते थे। माइकल बाकुनिन राज का विरोध करने वाला विचारक माइकल बाकुनिन, प्रोंधो ये सब हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जहां राज का आरंभ होता है वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ये कथन किसका है? जहां राज का आरंभ होता है वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ये कथन व्यक्त करने वाले थे माइकल बाकुनिन। चलिए इस चैनल में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ले आया हूँ आपके लिए, अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। बस आप एलपी सरकारी जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपको दिक्कत हो, कहीं पे आपका प्रश्न या कोई विचार या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 83, अराजकतावादी विचारक नहीं हैं। अब इसमें देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा अराजकतावादी विचारक नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन नहीं है? तो ये आपको देखना होगा कि 3 हैं इसमें, क्या प्रिंस क्रोपोटकिन हैं, क्या प्रोंधो हैं, वाकुनिन हैं,
हीगल हैं या इसमें कौन नहीं है? तो अराजकतावादी विचारक कौन है? अराजकतावादी विचारक प्रिंस क्रोपोटकिन हैं। बाकुनिन भी अराजकतावादी विचारक हैं। प्रूदो भी अराजकतावादी विचारक हैं। अराजकतावादी विचारक कौन नहीं है? वो नहीं है हीगल जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा द। अराजकतावादी विचारक नहीं है, हीगल महोदय नहीं है। आपका ऑप्शन द सही होगा, द। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अराजकतावाद का मूल उद्देश्य रोटी की समस्या का हल। अराजकतावाद का मूल उद्देश्य है रोटी की समस्या का हल। जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है। ये मत किसका है? चलिए भाई, अराजकतावाद का मूल उद्देश्य है रोटी की समस्या का हल। जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है, ये किसका मत है? तो ये मत हम आपको बताते हैं टॉल्स्टॉय का मत है। ये मत टॉल्स्टॉय जी का है। बाकुनिन, प्रूदो, क्रोपोटकिन ये सब अराजकतावादी विचारक हैं। पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा रोटी की समस्या का हल जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है, ये मत टॉल्स्टॉय ने व्यक्त किया है, टॉल्स्टॉय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आधुनिक युग का वह महान साहित्यकार जिसने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया। तो आधुनिक युग का पूछ रहा है आपसे। आधुनिक युग का वह महान साहित्यकार भी है जिसने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया था। वो विद्वान पूछ रहा है, तो वो विद्वान आपको बताना है टॉल्स्टॉय जी हैं। आधुनिक युग का वह महान साहित्यकार जिसने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया, टॉल्स्टॉय। ऊपर के प्रश्न में भी टॉल्स्टॉय के बारे में बताया गया है कि अराजकतावाद का मूल उद्देश्य रोटी की समस्या का हल है जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है। तो यहाँ भी चारों अराजकतावादी विचारक थे, जिसमें ये वाक्य कहा था टॉल्स्टॉय ने। और उसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है। आधुनिक युग का वह महान साहित्यकार जिसने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया, तो प्रतिपादन करने वाले विचारक थे टॉल्स्टॉय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अराजकतावादी विचारक नहीं हैं। अब आपसे पूछा जा रहा अराजकतावादी विचारक नहीं हैं, तो हम आपको बता देते हैं महात्मा गांधी भी अराजकतावादी विचारक थे। लियो टॉल्स्टॉय भी अराजकतावादी विचारक थे। विलियम गॉडविन भी अराजकतावादी विचारक थे। तो अराजकतावादी विचारक कौन नहीं है? जे.एस. मिल। आपका ऑप्शन सही होगा, अराजकतावादी विचारक नहीं है जे.एस. मिल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये दोनों विचारधाराएं एक ही पूर्ण वस्तु के दो आधे हिस्से हैं। किसके बारे में जोड़ने पर यह वक्तव्य दिया गया है? ये दोनों विचारधाराएं एक ही पूर्ण वस्तु के दो आधे हिस्से हैं। ये विचार किसके बारे में जोड़ने पर यह वक्तव्य दिया गया है? तो आपको हम बता देते हैं, अराजकतावाद और साम्यवाद ये दोनों एक ही पूर्ण वस्तु के दो पहलू हैं। इसी अराजकतावाद और साम्यवाद को जोड़ने पर ये कहा गया है। वे दोनों विचारधाराएं अराजकतावाद एवं साम्यवाद हैं जिनके जोड़ने पे ये वक्तव्य दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अराजकतावाद और साम्यवाद में किस संबंध में असमानता पाई जाती है? अराजकतावाद और साम्यवाद में अधिकतर साम्यता पाई जाती है, पर आपको बताना है असमानता कहाँ पर पाई जाती है। तो असमानता मानव के स्वभाव के बारे में, राज्य के बारे में समानता पाई जाएगी, धर्म के बारे में समानता पाई जाएगी, लोकतंत्र के बारे में समानता पाई जाएगी।
पर मानव स्वभाव के बारे में असमानता पाई जाती है अराजकतावाद और साम्यवाद में। तो आपका 88 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सा, मानव स्वभाव के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 89वां प्रश्न देखना। अराजकतावाद हर प्रकार की सत्ता के विरुद्ध है। क्या सही है? हाँ, ये सही है। अराजकतावाद और साम्यवाद पर पूरक विचारधाराएं हैं, ये भी सही है। एक शांतिपूर्ण अराजकतावादी महात्मा गांधी का सही विवरण था, ये भी सही है। साम्यवादियों का संबंध लक्ष्यों से है और अराजकतावादियों का संबंध साधनों से है। यही ऑप्शन गलत है। अराजकतावादी हर प्रकार की सत्ता के विरुद्ध हैं, सही। अराजकतावाद और साम्यवाद पर पूरक विचारधाराएं हैं, सही। एक शांतिपूर्ण अराजकतावादी के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, पर साम्यवादियों का संबंध लक्ष्यों से है और अराजकतावादियों का साधनों से। ये ऑप्शन गलत है। तो 89 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर द, साम्यवादियों का संबंध लक्ष्यों से है और अराजकतावादियों का साधनों से है। यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न आइए। हिंसा के बदले हिंसा का प्रयोग ना करो, ये विचार किस अराजकतावादी दार्शनिक का है? हिंसा के बदले हिंसा का प्रयोग ना करो, ये विचार किस अराजकतावादी दार्शनिक का है? तो ये हम आपको बताते हैं। ये वो दार्शनिक है टॉल्स्टॉय। हिंसा के बदले हिंसा का प्रयोग न करो, ये विचार व्यक्त किया है टॉल्स्टॉय महोदय ने, और इन्हीं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने भी इस विचार का समर्थन किया है। महात्मा गांधी ने भी इन्हीं से प्रभावित होकर इस विचार का समर्थन किया है कि हिंसा के बदले हिंसा का प्रयोग न करो। टॉल्स्टॉय का विचार था, टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। संपत्ति चोरी है किसने कहा है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। संपत्ति चोरी है, ये कथन प्रूंधो का है। संपत्ति चोरी है किसने कहा है? प्रूंधो ने कहा है। चलिए अगले उत्तर पे आ जाइए। अगले प्रश्न पे, अराजकतावादियों का लक्ष्य है, प्रश्न नंबर 92 देखिए। अराजकतावादियों का लक्ष्य है राज का अंत। अराजकतावादियों का लक्ष्य है राज का अंत कर देना ही। राज को गौरवान्वित करना तो नहीं भाई, ये तो राज के खिलाफ थे। राज को ईश्वर का अवतरण नहीं भाई, ये तो हीगल ने माना है। राज को साधन, ये तो आदर्शवादियों का कथन है। अराजकतावादियों का लक्ष्य है राज का अंत। आपका प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन बी सही होगा, राज का अंत। अगले प्रश्न पे आ जाइए। मैं फिर से निर्माण करने के लिए ही विनाश कर रहा हूं, ये कथन किसका है? मैं फिर से निर्माण करने के लिए ही विनाश कर रहा हूं, ये कथन किसका है? ये कथन प्रूंधो महोदय का है। प्रूंधो महोदय का है। मैं फिर से निर्माण करने के लिए ही विनाश कर रहा हूं, ये कथन प्रूंधो महोदय ने कहा था। आपका ऑप्शन सा सही होगा, प्रूंधो महोदय। कार्ल मार्क्स की किस अराजकतावादी विचारक से घनिष्ठ मित्रता थी? कार्ल मार्क्स के किस अराजकतावादी विचारक से घनिष्ठ मित्रता थी? तो घनिष्ठ मित्रता किससे थी कार्ल मार्क्स की? प्रूंधो महोदय से थी। प्रूंधो महोदय और कार्ल मार्क्स दोनों दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे। आपका 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन द सही होगा, प्रूंधो महोदय। कार्ल मार्क्स की किस अराजकतावादी विचारक से घनिष्ठ मित्रता थी? प्रूंधो से। चलिए प्रश्न नंबर 95 और इसी सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से। प्रत्येक व्यक्ति को 3 एकड़ भूमि
और एक गाय रखने का अधिकार होगा। यह किसका कहना था? किस महोदय ने कहा था? किस विचारक ने कहा था? किस विचारक ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को 3 एकड़ भूमि और एक गाय रखने का अधिकार होगा? ये आपको बताना है। तो ये विचार व्यक्त करने वाले थे प्रूंदो महोदय। अराजकतावादी विचारक प्रूंदो महोदय ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को 3 एकड़ भूमि और एक गाय रखने का अधिकार होगा। ये विचार व्यक्त करने वाले अराजकतावादी विचारक प्रूंदो महोदय का है। प्रश्न नंबर 95 का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, प्रूंदो महोदय। इस प्रश्न के साथ इस सेशन की समापन करते हैं और आपसे वही विचार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे भी बात करें, उनसे भी कहें, रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और कोई दिक्कत आती है वीडियो में या आपको और कोई जिज्ञासा है या और किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।